पहले साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है बिहार के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं एक और शानदार क्लास में। सभी साथियों को क्लास स्टार्ट होने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट मिल सके। और साथ ही साथ इस स्ट्रीम को जरूर से लाइक कर देना, और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगे क्लास तो कमेंट जरूर करके बताना क्लास कैसी है। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही शानदार और मच अवेटेड टॉपिक को, जो कि है अध्याय 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत से मेंडल के प्रयोग एवं नियम। जी हाँ साथियों, एक ऐसा टॉपिक जिससे हर वर्ष प्रश्न आना निश्चित होता है, चाहे वो वास्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे वो दीर्घोत्तरी प्रश्न हो, चाहे वो लघुत्तरी प्रश्न हो, किसी न किसी रूप में मेंडल के प्रयोग और उनके नियमों से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो इन सारे नियमों को प्रयोग को बहुत ही शानदार ढंग से और बहुत ही सरल लैंग्वेज में आज हम समझने वाले हैं। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं मेंडल के प्रयोग और नियम। उससे पहले मेंडल जी की आप फोटो दिख लीजिए शानदार तरीके से। यही वो महान हस्ती है जिन्होंने हमको आनुवंशिकता के नियम के बारे में बताया, सर ग्रेगर जॉन मेंडल आपके सामने। तो भाई आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं आनुवंशिकता के बारे में। आनुवंशिकता क्या होता है जरा एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद सीधे नियमों पर आते हैं। क्या होता है आनुवंशिकता के नियम और क्या होता है आनुवंशिकता, ठीक है। तो आनुवंशिकता क्या होता है, सिंपल सी बात है। आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव अपने जैसी संतान को उत्पन्न करता है, अर्थात प्रत्येक जीव अपने लक्षणों को संतान के अंदर भेजता है। तो ये जो कोई भी जीव होता है उसके जो लक्षण होते हैं जो संतान में जाते हैं, इन्हें कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। और आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना या एक जीव से दूसरे जीव में जाना, इसी को हम कहते हैं आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं, ठीक। तो आनुवंशिकता एक्चुअल में देखा जाए तो आनुवंशिकता वंशागति के अध्ययन है। तो आनुवंशिक लक्षणों का आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है बच्चों। वंशागति का अध्ययन आनुवंशिकता कहलाता है। असल में दोनों एक ही से मिलते जुलते हैं। वंशागति कहलाता है तथा वंशागति का अध्ययन आनुवंशिकता कहलाता है। तो ये आपकी आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स और हेरिडिटी का आपका परिभाषा है, तो इसको हम आनुवंशिकता कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा है। अब ये जो आनुवंशिकता है बच्चों, ये जो आनुवंशिकता है या वंशागति है, इसके बारे में जो सबसे पहले वैज्ञानिक ने बताया था उनका ही चित्र आपके सामने है। सर ग्रेगर जॉन मेंडल वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने वंशागति के नियमों को दुनिया के सामने बताया था। इनको आनुवंशिकता का जनक भी माना जाता है। आइए बच्चों इनके बारे में जानते हैं और जानते हैं कि इन्होंने कौन से प्रयोग किए थे। तो भैया पहली बात सुनो कि ये जो व्यक्ति हैं यानी मेंडल, तो जरा मेंडल के बारे में थोड़ा सा जान लो। मेंडल का जो जन्म था वो 22 जुलाई 1822 को हुआ था। मेंडल का जन्म, ठीक है, कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया देश के ब्रुन शहर में हुआ था भैया, ठीक। तो ब्रुन शहर में था। और भैया इनके जो जनक थे यानी माता पिता वो माली परिवार संबंधित थे। यहाँ पे माली परिवार इसलिए कहा गया है, गार्डनर इसलिए कहा गया है, बताया गया है क्योंकि आप देखोगे मेंडल ने अपने प्रयोग पौधों के ऊपर किया था। उनको पौधों की बहुत अच्छी जानकारियाँ थी और पौधों की बहुत अच्छी जानकारी इस वजह से थी क्योंकि उनका पूरा परिवार जो था वो पेड़ पौधों से संबंधित जो व्यवसाय होता है यानी कि जो माली होते हैं यानी जो गार्डनर होते हैं उनसे संबंधित था, ठीक है। तो ये उनकी एक सामान्य जानकारी है मेंडल के बारे में। फिर आगे की बात ये है
कि बड़े होने पर ये ब्रुन शहर के चर्च में पादरी बन गए। तो भैया ब्रुन शहर का एक चर्च था, उसमें क्या बन गया बेटा, पादरी बन गए, यानी कि जो संत होते हैं वहाँ पे, जो पुजारी होते हैं कहाँ पे, चर्च में, ठीक, उनको हम पादरी कहते हैं यानी प्रीस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे प्रीस्ट बन गए। उन्होंने मटर के पौधे पर लगभग 7 वर्षों तक 1856 से 1863 तक, भैया ये डेटा याद कर लो कि किस वर्ष में किया था, तो 1856 से लेकर के 1863 में उन्होंने अपने प्रयोग को किया था। ठीक है, मटर के पौधे पर इनका प्रयोग हुआ था। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। इनको पेड़ पौधे के बारे में बहुत जानकारी थी, और जिस मटर के पौधे पर किया था उसको हम उद्यान मटर कहते हैं, यानी कि पाइसम सैटाइवम उसका वैज्ञानिक नाम है। 1865 में इन्होंने अपने प्रयोगों से निष्कर्षों और उपलब्धियों को ब्रुन शहर के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में क्या किया था, प्रस्तावित किया। ठीक, तो इन्होंने लगभग 7 वर्षों तक जो अपना प्रयोग किया, उससे जो भी रिजल्ट इनको प्राप्त हुआ, उन्होंने वहां की एक वैज्ञानिक सोसाइटी में प्रकाशित करवाया, दुनिया को दिखाया। ठीक है, जरा इनका इतिहास जान लो, अच्छा रहेगा। 1854 में मेंडल की मृत्यु हो गई। तो 1854 में क्या हुआ, मेंडल की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के 16 वर्षों बाद, यानी कि 1900 में 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने क्या किया था, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की थी। वैज्ञानिकों का नाम ह्यूगो डी ब्रीज था, कार्ल कॉरेंस था और एरिक वैन सरमैक था। ठीक है, मेरी बात सुनो ध्यान से। हुआ क्या, मेंडल ने जब अपने प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाले और दुनिया के सामने प्रस्तुत किए, तो लोगों ने इनके नियमों को नहीं माना। लोगों ने इनमें बहुत सारी कमियां निकाली। ठीक है, और इनमें कमियां निकालने के कई रीजन थे। जैसे आप जानते हैं आज कि आनुवंशिकता यानी कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है डीएनए। डीएनए या डीएनए में उपस्थित जीनों में लक्षण होते हैं, लेकिन मेंडल को नहीं पता था डीएनए के बारे में, क्योंकि डीएनए खोज 1869 में हुई थी और मेंडल ने अपना प्रयोग 1864 में खत्म कर दिया था। तो डीएनए के बारे में किसी को नहीं पता था, तो मेंडल डीएनए के बारे में नहीं बता पाए थे, जीन के बारे में नहीं बता पाए थे, इसलिए वैज्ञानिकों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा एक और कारण यह था कि मेंडल ने अपनी खोज को बहुत लोगों तक नहीं पहुंचाया। उन्होंने सिर्फ ब्रन शहर तक ही क्या हुआ, जहां वो रहते थे वहीं बताया, और वहां के लोगों से आगे वो नहीं जा पाया, जिससे बहुत लोग उसके बारे में जान ही नहीं पाए। और तीसरी बात यह थी कि जिस समय मेंडल अपने कार्य कर रहे थे, वही समय था जब डार्विन एकदम अपने चरम पर थे और लोग डार्विन के अलावा किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते थे। तो किसी कारणों से, इन्हीं कारणों से मेंडल के कार्य की उनको कभी भी सराहना नहीं मिली जब तक वो जिंदा थे। उनके मरने के बाद जब वो मृत हो गए, तो उसके बाद सर 1900 में 3 साइंटिस्ट हुए, जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से, कार्ल कॉरेंस थे, ह्यूगो डी ब्रीज थे और एरिक वैन सरमैक। इन्होंने इनके नियमों को पुनर्खोज करके दुनिया को बताया कि जो के बारे में हम आज देख रहे हैं, इसके बारे में पहले एक वैज्ञानिक बता करके जा चुका है। ठीक है, मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुनाव करने का कारण क्या था बेटा, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछेगा क्या कारण है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। उसका रीजन क्या था कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया, क्यों, क्योंकि मटर एक वर्षीय पौधा है। पहली बात तो मटर एक साल भर मिलता रहता है। ठीक, वर्षीय पौधा मतलब पूरे साल मिलेगा, एनुअल प्लांट है बच्चों। ये ऑस्ट्रिया में थे, ऑस्ट्रिया में साल भर ठंडी होती है, साल भर मटर मिलती है। ठीक है, इसे आसानी से उगाया जा सकता है। अब आप जानते हो कि प्रीस्ट थे, पुजारी थे, तो ये बहुत आवश्यक है। ठीक, ये पुजारी हैं तो इनको और भी तो काम करने थे, सिर्फ यही काम तो नहीं करना प्रयोग करने के लिए। तो भैया इससे क्या हुआ, आसानी से उगाया जा सकता है और हर साल प्रयोगों के परिणाम को प्राप्त किया जा सकते थे। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से क्या किया, मेंडल ने इसको चुना। इसके अलावा पौधों में ज़्यादातर फल व फूल होते हैं, जिससे बीजों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ढेर सारे क्या होते हैं, फूल और फल होते हैं, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में क्या कर सकते हैं, प्रयोग किए जा सकते हैं। इसे छोटे जगह पर उगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी कि मटर के फूल द्विलिंगी होते हैं, मतलब इसमें स्त्री केसर पुंकेसर दोनों होते हैं और इस कारण इसमें स्वपरागण होता है। ठीक, इसमें अनेकों विपरीत लक्षण पाए जाते हैं बच्चों। इसमें विपरीत लक्षण बहुत पाए जाते हैं, मतलब एक मटर का पौधा लंबा है तो एक बौना होगा, एक में सफ़ेद फूल है तो एक में बैगनी फूल होगा। ठीक है, एक का बीज जो है पीला है, एक का हरा होगा। तो विपरीत लक्षण बहुत देखने को मिलते थे। मटर के फूलों में कृत्रिम विधि से परागण आसानी से करा सकते हैं, तो इसमें कृत्रिम परागण आसानी से करवा सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। ठीक, ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। तो आ गई बात समझ में। अब सुनो, अब ध्यान से सुनना। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव कर लिया। अब मटर के पौधे चुनने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7 लक्षणों के ऊपर टारगेट किया। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने 7 लक्षण लिए,
जिसके ऊपर उनको अपना प्रयोग करना था। और मेंडल के वो जो 7 लक्षण थे साथियों, प्रत्येक लक्षण के लिए उनके पास 2 विशेषक थे बेटा। विशेषक क्या होते हैं? लक्षण के जो बहुत सारे रूप होते हैं उसको विशेषक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंसान की लंबाई, तो इंसान की लंबाई एक लक्षण है। विशेषक 5 फुट भी लंबाई होती है, 6 फुट भी लंबाई होती है, 4 फुट भी लंबाई होती है, 4.5 5.5 फुट भी होती है। मतलब एक ही लक्षण के कई ऑप्शन। जैसे मैंने बोला बाल का रंग, ये एक लक्षण है। अब किसी का काला है, किसी का भूरा है, किसी का पीला है, किसी का लाल है, तो ये ऑप्शन है। तो जो ऑप्शन है उनको विशेषक कहते हैं। तो मेंडल ने 7 लक्षणों का चयन किया और प्रत्येक लक्षण के लिए उन्होंने 2 विशेषक लिए। प्रत्येक लक्षण के लिए उन्होंने 2 विशेषकों का चयन किया। तो इस प्रकार से मेंडल ने 7 लक्षण लिए और प्रत्येक के लिए क्या किए? 2 विशेषक लिए। वो 7 लक्षण कौन कौन से थे जिसका मेंडल ने चुनाव किया? मेंडल ने चुनाव किया क्या? तने की लंबाई का, तने की लंबाई लिया। उसके अलावा क्या लिया? पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, और बीज का रंग, बीज का आकार, बीज का आकार, फली का रंग, फली का आकार। तो इस प्रकार से 7 लक्षणों का उन्होंने चयन किया। किसने? मेंडल ने। मेंडल ने 7 लक्षणों का चयन किया। अब प्रत्येक के लिए उनके पास 2 विशेषक थे। तो मतलब अगर एक पौधे के तने की लंबाई क्या था? लंबा था, तो वहीं दूसरा क्या था? बौना था। विपरीत विशेषक थे। एक फूल का रंग यदि यहाँ पे सफेद था तो दूसरे का बैंगनी था। एक पुष्प की स्थिति अगर यहाँ पे शीर्ष थी तो एक की अंत थी, अंतस से। एक बीज का रंग यदि पीला था तो वहीं विपरीत वाले का हरा था। एक के बीज का आकार यदि फूला हुआ था या गोल था, सॉरी, बीज का आकार यदि गोल था तो दूसरे का झुर्रीदार था, मुरझाया हुआ। एक फली का रंग यदि पीला था तो दूसरे का हरा था। और एक यहां पे फली अगर फूली हुई थी तो एक पिच का। तो इस प्रकार से 7 लक्षण लिए और प्रत्येक लक्षण के लिए 2 ऑप्शन उनके पास मौजूद थे। ठीक है, इसको आप इसमें ही देख सकते हैं, इस चार्ट के अनुसार भी यही बात यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तने की ऊंचाई, लंबा, बौना, पुष्प का रंग भैया बैगनी सफेद, बीज क्या करते भैया? गोल झुर्रीदार, फली क्या करती है? फूली पिचका, फली का रंग भैया हरा पीला, पुष्प की स्थिति बेटा कच्ची और अच्छी है। ठीक है, पुष्प की स्थिति भैया पीले और पुष्प का रंग, सॉरी नहीं, यहाँ पुष्प का रंग नहीं बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा वो है बीज का रंग। तो इस प्रकार से 7 लक्षणों का क्या किया? मेंडल ने चयन किया। अब इसमें से उन्होंने, मेंडल ने कुछ प्रयोग करना शुरू किया। जो प्रयोग किए वही हमको पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो आपने जान लिया कि मेंडल के बारे में, कि मेंडल ने क्या किया, कैसे किया। मेंडल अपने प्रयोगों में बहुत सफल थे। मतलब मेंडल ने जो भी प्रयोग किया बहुत सफल थे। उसका रीजन क्या था? मेंडल की सफलता के कुछ कारण थे। मेंडल ने जो प्रयोग किया उसमें बहुत सफल हुए और उसकी सफलता का कारण क्या था? सुन लो। मेंडल ने पहली बात मटर के पौधे के कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण यही था कि मेंडल ने कई पीढ़ियों तक प्रयोग किया। तो जब कई पीढ़ियों तक प्रयोग किया तो एकदम एक्यूरेट डाटा इनको मिला। इन्होंने एक बार में एक ही लक्षण के प्रयोगों पर ध्यान दिया। अब देखो, एक पौधे के अंदर बहुत सारे लक्षण होते हैं, पर मेंडल ने जब प्रयोग किया तो एक पर ही क्या किया? टारगेट किया, बहुत ज़्यादा उलझे नहीं।
और मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों का एक लेखा जोखा रखा। भैया मेंडल जो भी करते थे उसका रिकॉर्ड बनाते थे, मतलब ऐसा नहीं कि बस आज काम कर दिया और सो गए, ऐसा नहीं, जो आज काम किया जो रिजल्ट मिला उसका वो क्या करते थे, लेखा जोखा रखते थे। तो 7 साल किए प्रयोग का एकदम अच्छा एक्यूरेट डाटा था, ठीक है। तो ये मेंडल की सफलता के कारण थे। आओ बच्चों देखते हैं मेंडल ने क्या प्रयोग किए, उससे क्या क्या नियम निकाले, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मेंडल के प्रयोग को देखो कि मेंडल ने कौन कौन से प्रयोग किए और उससे क्या क्या निष्कर्ष निकले। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों मेंडल के प्रयोग के बारे में, क्वेश्चन यहां से आना शुरू करेंगे मेंडल के प्रयोग के बारे में, ठीक है। तो मेंडल ने प्रयोग कैसे किया, मेंडल ने 2 प्रयोग किया। एक बार उन्होंने क्या किया, केवल एक लक्षण की वंशागति का ध्यान दिया, ठीक है। जैसे मान लो अपनी बात करता हूँ, मेरे शरीर में बहुत सारे लक्षण हैं, त्वचा का रंग, आंख का रंग, बाल का रंग, लेकिन मान लो मुझे स्टडी करना है सिर्फ आंख के रंग के ऊपर, तो मैं सिर्फ आंख के रंग के ऊपर फोकस करूंगा, बाकी सारे लक्षणों पर ध्यान नहीं दूंगा। तो मेंडल ने भी क्या किया, पहले जो प्रयोग किया उनमें हर बार एक ही लक्षण को देखा। अब जैसे पौधे के अंदर हर चीज़ है, बीज का रंग भी होगा, लंबाई भी होगी, हर चीज़ होगा, बहुत सा चीज़ होगा, फली का रंग, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, ऐसे बहुत से लक्षण हैं, लेकिन मेंडल ने एक पर ही प्रयोग किया, ठीक है। तो इसको नाम दिया एक संकर संकरण। तो मेंडल का जो प्रयोग था वो था एक संकर संकरण, जब उन्होंने क्या क्या किया, एक लक्षण की वंशागति पर प्रयोग किया, एक संकर संकरण, मतलब एक लक्षण की वंशागति पर प्रयोग। तो मेंडल ने पहले क्या किया, एक ही लक्षण की वंशागति प्रयोग किया। एक लक्षण की वंशागति पर प्रयोग किया, ठीक। तो मेंडल ने जो प्रयोग किया वो एक लक्षण की वंशागति पे उन्होंने अपना प्रयोग किया, किसने, मेंडल ने उस पर प्रयोग किया, ठीक है। ठीक, एक लक्षण की वंशागति पर अपना प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया सुनना पहले। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने पहले एक पौधा लिया, एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया, एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, दुनिया में हर एक जीव जो होता है उसके अंदर कुछ सब, हर चीज जो होता है वो लक्षण होते हैं, हर चीज का एक लक्षण है, उसकी लंबाई, उसके त्वचा का रंग, हर चीज। तो ऐसे पौधे के अंदर पत्ती कैसी है, फूल कैसा है, लंबाई कैसी है, ये सब उसके लक्षण हो गए। और दुनिया में हर एक जीव का लक्षण कहाँ पे होता है, उसकी जानकारी उसके डीएनए में होती है। डीएनए में कहाँ होती है, जीन में, ठीक। तो हर एक जीव के जो लक्षण होते हैं साथियों, उस लक्षण की जानकारी कहाँ होती है, जीन में होती है। हालांकि जीन के बारे में मेंडल को नहीं पता था, तो मेंडल जीन की जगह पे जो शब्द प्रयोग करते थे वो कारक था। मतलब मेंडल को पता था कोई चीज़ ऐसी होती है शरीर में जो लक्षणों को रखती है, जिसके अंदर लक्षण की जानकारी होती है, लेकिन वो चीज़ क्या थी, डीएनए था, जीन था, नहीं पता था। वो उसके लिए वर्ड यूज़ करते थे कारक, फैक्टर। तो भैया अगर कोई भी पौधा लंबा है तो उसके लिए कोई ना कोई जीन होगा। तो मान लेते हैं जो लंबे पौधे का जीन है वो है कैपिटल टी और बौने पौधे का जीन है स्मॉल टी। और आप जानते हैं कि कोई भी लक्षण होगा उसका जीन जो होता है हमको एक प्राप्त होता है मम्मी से, एक पापा से। मतलब सेम लक्षण के लिए 2 जीन होते हैं। जैसे आपकी लंबाई है, ये एक लक्षण है, तो पापा से भी लंबाई का लक्षण मिलेगा और मम्मी से भी मिलेगा। आपका आँख का रंग है, ये एक लक्षण है, तो मम्मी से भी आँख के रंग का जीन मिलेगा, पापा से भी मिलेगा, ठीक। तो भैया हर एक जीन क्या होता है, जोड़े में। तो ये भी क्या होगा, जोड़े में होगा, ठीक। ये कैसे है, ये है जोड़े में। तो एक लंबा पौधा लिया बेटा, और लंबे पौधे के लिए जो जीन था वो था कैपिटल टी, और एक बौने पौधे के लिए जो जीन था वो क्या था, स्मॉल टी। अब इन्हें कहा गया भैया, ये है जनक पीढ़ी, ये जनक पीढ़ी है, पी जनरेशन। तो ये जनक पीढ़ी थी। और ये पीढ़ी कैसे थी, ये पीढ़ी थी शुद्ध पीढ़ी। शुद्ध पीढ़ी क्या होता है, शुद्ध या अशुद्ध, शुद्ध पीढ़ी है। शुद्ध मतलब क्या है यहाँ पे, शुद्ध या इसको कहते हैं समयुग्मजी, इसको शुद्ध या समयुग्मजी कहा जाता है बच्चों। समयुग्मजी क्या होता है, सिंपल से देखो, यदि जैसे हमें लिखा है कैपिटल टी, तो यहाँ पे जीन है का जोड़ा है, और जीन में क्या है, दोनों जो विशेषक है
ये दोनों जो ऑप्शन है ये भी लंबाई के लिए है, लंबा ये भी करता है, तो दोनों एक समान है। तो अगर जीन के जोड़े में जो दोनों जीन है एक समान है तो उसे क्या कहोगे, समयुग्मजी। और जीन के जोड़े में मान लो अगर मैं ऐसा लिख दूं, जीन का जोड़ा ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर ये विपरीत है तो इसे क्या कहोगे, विषमयुग्मजी। तो यहां पे आप देख रहे हो ये समयुग्मजी अवस्था दिख रही है आपको किसकी, जनक में। तो भैया लंबा और बौना पौधा था। अब मेंडल ने क्या करवाया, मेंडल ने इन दोनों के बीच में क्या करवा दिया, पर परागण। मेंडल ने इनके बीच में करवा दिया पर परागण कृत्रिम रूप से। कैसे करवाया, सिंपली देखो, इन्होंने क्या किया, ये जो लंबा पौधा था, ये जो लंबा पौधा था बच्चों, इस लंबे पौधे का परागकण लिया और लंबे पौधे के परागकण को उठा के कहां रख दिया, बौने पौधे के वर्तिकाग्र पर। इसी को तो आप पर परागण कहते हो। तो मेंडल ने इसको कृत्रिम रूप से करवाया है, लंबे पौधे का परागकण बौने पौधे के वर्तिकाग्र पर रख दिया। अब देखो, अगर बात करते हैं लंबे पौधे में परागकण का, तो परागकण क्या है, यहाँ पे युग्मक है, और युग्मक में क्या होते हैं, गुणसूत्र आधे होते हैं। मतलब अगर जोड़े में है 2n है किसमें, शरीर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, कैपिटल टी अलग और कैपिटल टी अलग। और वैसे ही जब यहाँ मादा युग्मक बनेगा बौने पौधे में, तो वहाँ भी क्या होगा, स्मॉल टी अलग और स्मॉल टी अलग, क्योंकि आप जानते हो कि युग्मक में गुणसूत्र आधे होते हैं, जीन आधे होते हैं, तो यहाँ जोड़े में और युग्मक में टूट जाएंगे। तो उन्होंने इसको उठा करके इन दोनों के बीच में निषेचन करवा दिया, कैपिटल टी का स्मॉल टी से। ठीक, तो कैपिटल टी का स्मॉल टी से जब निषेचन करवाया तो उससे क्या प्राप्त हुआ, देखते हैं। तो मेंडल ने जब ये काम किया तो क्या हुआ, इसको मतलब एक लंबा पौधा है और उसका क्रॉस करवा दिया बच्चों किससे, बौने पौधे से। तो लंबे पौधे में जो युग्मक बने कैसे थे, कैपिटल टी वाले, कैपिटल टी वाले, और यहाँ स्मॉल टी वाले, स्मॉल टी वाले। ठीक, दो बन गए। अब बच्चों इनके बीच में क्या करवाना है, इनके बीच में करवा देंगे हम क्या, निषेचन, निषेचन करवा देंगे। लेकिन ध्यान रहे, अब हम इसको दिखाएंगे एक वर्ग की सहायता से, इसको कहते हैं पनेट वर्ग। मतलब जब क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो आप इस चीज को कुछ इसी प्रकार दर्शाएंगे। अब मेंडल ने क्या किया, इनके बीच में जो क्रॉस करवाया उसको हम पनेट वर्ग से देखेंगे। एक वर्ग बनाते हैं बच्चों, इसे पनेट वर्ग कहते हैं, साइंटिस्ट ने सुझाया था। और पनेट वर्ग में क्या करेंगे बच्चों, जो नर युग्मक है उसको एक तरफ लिखेंगे, मादा युग्मक को एक तरफ लिख के उनके बीच में क्रॉस करवा देंगे। तो नर युग्मक एक तरफ लिख लेते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो कैपिटल टी का स्मॉल टी से निषेचन, कैपिटल टी का स्मॉल टी से निषेचन, कैपिटल टी का स्मॉल टी से निषेचन, मतलब नर युग्मक का दोनों मादा युग्मक से, कैपिटल टी का स्मॉल टी से। ठीक, और ये नई पीढ़ी प्राप्त हुई, इसको नाम दिया F1 पीढ़ी। ठीक, तो बात को समझिए, निषेचन करवा दिया, निषेचन करवा दिया तो ये नर युग्मक और मादा युग्मक जुड़ेंगे तो क्या हुआ, सब में कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, किसमें, आगे वाली पीढ़ी में। तो इस पीढ़ी में जो बीज बने इसको जमीन पर डाल दिया किसने, मेंडल ने, मतलब जमीन पर उगाया। तो जब उगाया तो जितने पौधे F1 पीढ़ी के थे सभी लंबे हो गए, सारे पौधे कैसे थे, लंबे थे। तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे हो गए, लंबे हो गए, सभी क्या थे, लंबे। और सब में देखो जीन कैसा है, जीन कैसा है, सब के सब कैसे हैं, विषम युग्मजी। बताया था ना, जीन के जोड़े में अगर विपरीत है तो विषम युग्मजी, एक समान है तो समयुग्मजी। तो यहाँ पे कैसे हो गए, विषम युग्मजी। तो F1 पीढ़ी के पौधे में सारे के सारे क्या हो गए, विषम युग्मजी हो गए। मेंडल परेशान कि सारे लंबे कैसे हो गए, भैया लंबे और बौने दोनों का लक्षण क्रॉस करवाया था ना, सारे लंबे कैसे हो गए। तो इस प्रयोग से मेंडल ने एक नियम निकाला, ठीक है, पर उससे पहले एक प्रयोग और किया। अब मेंडल ने क्या किया, इस लंबे वाले F1 पौधे के सारे पौधे का आपस में स्वपरागण होने दिया। मतलब कुछ ऐसा, ये जो F1 पीढ़ी है इसके जितने भी पौधे थे इनके बीच में स्वपरागण कराया। तो पहले नर युग्मक बनाते हैं, फिर मादा युग्मक बनाते हैं। तो भैया इसमें जो युग्मक बने F1 में, एक कैपिटल टी वाले, एक स्मॉल टी वाले, एक कैपिटल टी वाले, एक स्मॉल टी वाले। अब इनके बीच में क्रॉस करवा के क्या प्राप्त किया, F2 पीढ़ी।
इनके बीच में क्रॉस करवाया तो प्राप्त किया F2 पीढ़ी। ठीक, वैसे ही बनाएंगे नर युग्मक एक तरफ, मादा युग्मक एक तरफ, कैपिटल टी स्मॉल टी, नर युग्मक एक तरफ लिख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, मादा युग्मक एक तरफ लिख लो, और ये F2 पीढ़ी है। तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। और जब मेंडल ने इसको जमीन पर लगाया तो आप जानते हो बेटा कैपिटल टी मतलब लंबा और कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब भी क्या, लंबा, लेकिन स्मॉल टी स्मॉल मतलब बौना। तो ये कैसा रेशियो आया, इसमें 3:1 आया, मतलब 3 यहाँ पे लंबे और 1 बौना पौधा आया। तो इसका फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या होता है बेटा, जो लक्षण दिखाई देता है उसको फिनोटाइप कहते हैं। तो इस पौधे का फिनोटाइप क्या आया, फिनोटाइप था 3:1, F2 पीढ़ी का, F2 पीढ़ी का फिनोटाइप आया 3:1, 3 लंबा 1 बौना पौधा। और जीनोटाइप क्या होता है, मतलब जो दिख रहा है उसके पीछे जीन कैसा है। तो जीन तो अलग प्रकार का है, देखो इसमें कैसा है, इसमें 1 समयुग्मजीय लंबा, 2 विषमयुग्मजीय लंबा और 1 बौना है। तो इसको भैया जीनोटाइप क्या होगा, 1:2:1, 1 समयुग्मकीय लंबा, 2 विषमयुग्मकीय लंबा और 1 बौना। ठीक है, तो ये इसका आ गया जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। तो मेंडल ने इस प्रयोग के बाद, ये इनका प्रयोग खत्म, इस प्रयोग के बाद 2 नियम निकाले। क्या नियम निकाले, देखो मेंडल ने जब देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों गया पर प्रकट क्या हुआ, केवल लंबे, बौना वाला प्रकट नहीं हुआ, तो मेंडल ने इस प्रयोग से एक लक्षण निकाला। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे बौना वाला प्रकट हो गया F2 पीढ़ी में, तो इसको देखने के बाद दूसरा नियम निकाला। तो इससे मेंडल ने 2 नियम निकाले। कौन कौन से नियम निकाले, एक संकट से। पहला नियम क्या था, पहला नियम था प्रभाविता का नियम। मेंडल का पहला नियम था प्रभाविता का नियम। ठीक, पहला नियम था बच्चों प्रभाविता का नियम। और प्रभाविता का नियम क्या कहता है साथियों, प्रभाविता का नियम कहता है कि विषम युग्मजीय अवस्था में, मतलब एक ही लक्षण के 2 ऑप्शन, जैसे लंबा और बौना साथ आया, विषम युग्मजीय अवस्था में विषम युग्मजीय अवस्था में एक लक्षण प्रकट होता है वह दूसरा प्रकट नहीं होता, दूसरा प्रकट नहीं होता। ठीक, जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी तथा जो प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं बच्चों। तो इसमें एक प्रकट होता है, दूसरा प्रकट नहीं होता है। जो प्रकट होगा बेटा उसे क्या कहते हैं, सिंपल सी बात, देखो ये विषम युग्मजीय अवस्था है ना, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। तो मेंडल ने कहा कि जब भी विषम युग्मजीय अवस्था रहेंगी, मतलब एक लक्षण के 2 ऑप्शन होंगे, तो एक प्रकट होगा, दूसरा प्रकट नहीं होगा। जो प्रकट होगा वो दिखाई देगा, जो नहीं प्रकट होगा वो दिखाई नहीं देगा। तो जो प्रकट हुआ उसे कहेंगे प्रभावी लक्षण, जो नहीं प्रकट हुआ उसे कहेंगे अप्रभावी लक्षण। और यही है मेंडल की प्रभाविता का नियम, सिंपल सी बात। अगर मैं दूसरा आपको उदाहरण दूं तो ऐसा वैसे होता नहीं कि डायरेक्टली आंख के लिए एक ही जीन होता है, पर मान लो कि मम्मी की आंख का रंग काला है और पापा की आंख का रंग भूरा है, तो आपके अंदर काली आंख का भी जीन आएगा, भूरी आंख का भी जीन आएगा, लेकिन आपके आंख का रंग दोनों में से कोई एक होगा। अगर आपकी आंख का रंग काला है, इसका मतलब काले रंग का जीन प्रकट हो गया, भूरे रंग का जीन प्रकट नहीं हुआ। तो काले रंग का जीन यहाँ पे क्या है,
वो प्रभावी है, भूरे रंग का जीन यहाँ पे क्या है, अप्रभावी। इसी कहते हैं प्रभाविता का नियम। तो मेंडल ने पहला नियम निकाला किससे, उस प्रयोग से। और फिर मेंडल ने दूसरा नियम निकाला, उसे कहते हैं पृथक्करण का नियम। दूसरे नियम को कहते हैं बच्चों पृथक्करण का नियम। इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम, या इसी का नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है, देखो युग्मकों की शुद्धता के नियम के अनुसार क्या होता है, सिंपली सी बात है, ये सब जानते हैं। मेंडल ने जब देखा कि यहां पर बौना पौधा आ गया, तो उनको क्या पता चला, ये बात जो मैंने आपको पहले बताई ना, क्या बताई, कि पहले तो जीन जोड़े में होते हैं शरीर में, लेकिन जब युग्मक बनता है तो जोड़ा टूट जाता है। ठीक है, आप जानते हैं 2n हो जाता है युग्मक में, लेकिन ये बात पहले नहीं पता थी। बस यही बात है मेंडल का दूसरा नियम। क्या कहा, मेंडल ने कहा कि युग्मक निर्माण के दौरान जो जोड़े में जीन होता है वो अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं और युग्मकों में अलग अलग जाते हैं। इसी को कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। सिंपल सा है। ठीक है, ये क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है युग्मक निर्माण के दौरान युग्मक निर्माण के दौरान जीन के जोड़े यानी कि एलील पृथक होकर युग्मकों में वंशागत होते हैं, युग्मकों में वंशागत होते हैं। और इसी को कहते हैं बच्चों पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, तो यही है मेंडल का पहला और दूसरा नियम। और ये दोनों नियम किससे आए बच्चों, ये दोनों ही नियम आए आपके इस एक संकर संकरण से। तो मेंडल ने एक संकर संकरण के द्वारा अपना पहला और दूसरा नियम प्रस्तुत किया, जो कि थे मेंडल के एक संकर संकरण पर आधारित नियम। तो ये दो नियम मेंडल ने दिया, मेंडल का पहला नियम, मेंडल का दूसरा नियम, जो कि लंबे और बौने पौधे के क्रॉस करने से मेंडल ने पता किया। ठीक है, तो ये दो लक्षण बताए थे किसने, ये दो लक्षणों के बारे में बताया था मेंडल ने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल का तीसरा नियम भी देख लो। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल के मन में क्वेश्चन आया, प्रश्न ऐसे दिमाग में आया कि मैंने एक लक्षण लिए, लक्षण क्या था, पौधे की लंबाई। उन्होंने कहा अगर मैं एक साथ दो लक्षण लूं और उनके बीच क्रॉस कराऊं तब क्या आता है। तो मेंडल ने अब क्या करवाया, अब मेंडल ने करवाया द्विसंकर संकरण। अब मेंडल ने दोबारा करवाया द्विसंकर संकरण। ठीक है, और जब द्विसंकर संकरण करवाया तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, दो लक्षण की वंशागति पकड़ी। इस बार मेंडल ने दो लक्षण की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया। कहा दो लक्षण पकड़ता हूं और उसकी वंशागति के बारे में देखते हैं, एक साथ दो लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं। तो इस बार मेंडल ने जो दो चयन किया लक्षण, एक था बीज का रंग और एक था बीज का आकार। तो मेंडल ने दो लक्षण का चयन किया, बीज का रंग और बीज का आकार। बीज के रंग के लिए दो लक्षण लिए उन्होंने, क्या, पीला हरा, और बीज का आकार के लिए गोल झुर्रीदार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मेंडल ने दो पौधों का चुनाव किया। मेंडल ने क्या किया, दो पौधों का चुनाव किया। एक पौधा कैसा था, मान लेते ये एक मटर का पौधा है और एक दूसरा मटर का पौधा ये है। तो मेंडल ने दो पौधे पकड़े। एक पौधा कैसा था बच्चों, एक पौधा था जो कि गोल
पीला था, मतलब उसके बीज गोल भी थे और उसका रंग था पीला। और वहीं दूसरा था जिसका बीज था झुर्रीदार, सिकुड़ा हुआ, और बीज का रंग था हरा। ठीक, इनके बीच में क्रॉस करवाना चाहते थे। ठीक, तो जैसे लंबाई के लिए उन्होंने एक सिंबल लिया था कैपिटल टी स्मॉल टी, वैसे इनके लिए भी सिंबल ले लिया। क्या सिंबल लिया? पीले के लिए था कैपिटल वाई और हरे के लिए था स्मॉल वाई। गोल के लिए था कैपिटल आर और झुर्रीदार के लिए था स्मॉल आर। ठीक है, तो मेंडल ने इनके बीच में क्रॉस करवाया। कैसे करवाया? सेम वैसे ही। तो एक लिया गोल पीला बीज, एक गोल पीला बीज का पौधा लिया और एक झुर्रीदार हरा बीज लिया। गोल पीले के लिए कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कुछ ऐसे लिए। अब इसका क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें जो युग्मक बनेंगे दो प्रकार के, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो यहां बने ऐसे युग्मक, और यहां जो युग्मक बनेंगे वो कैसे होंगे? स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहां पे ऐसे युग्मक बने, तो इनके बीच में क्या करवा देते हैं? क्रॉस करवा देते हैं। स्क्वायर ना बना करके डायरेक्ट करवा देते हैं। तो इसके जितने पौधे हैं, तो नर और मादा का अगर हम क्या करवाएं? क्रॉस करा के देखें। अगर इनके बीच क्रॉस करवाएं और F1 पीढ़ी प्राप्त करें, तो क्रॉस करने पे क्या प्राप्त होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये प्राप्त हुआ ना। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये पौधे प्राप्त हुए। तो F1 पीढ़ी के सारे पौधे कैसे हो गए? अब देखो, यहां मेंडल का पहला नियम काम करेगा। कौन सा नियम काम करेगा? पहला नियम, प्रभाविता का नियम। कैपिटल आर प्रभावी है, स्मॉल आर अप्रभावी है। कैपिटल वाई प्रभावी है, स्मॉल वाई अप्रभावी है। मतलब गोल आकार झुर्रीदार के ऊपर प्रभावी है और पीला रंग हरे के ऊपर। तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे हो गए? गोल और पीला, सारे पौधे गोल पीला। लेकिन सबके सब कैसे हैं? सबके सब विषम युग्मजी है। यहाँ पे गोल और पीला कैसा है? समयुग्मजी। लेकिन यहाँ पे कैसा हो गया? विषम युग्मजी। तो F1 पीढ़ी के पौधे क्या हो गए? सारे गोल और पीले। वही मेंडल का पहला नियम यहाँ पे काम किया। ठीक, अब इसका F2 निकालते हैं बच्चों। F2 का ही पूरा खेल है। अब इसका F2 निकालते हैं। तो F1 में सारे पौधे कैसे थे? F1 पीढ़ी के सारे पौधे थे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका युग्मक बनाते हैं बच्चों, और युग्मक में ही सारा खेल है। चलो युग्मक बनाते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, नहीं, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही होना चाहिए। आपके मन में आएगा कि ठीक है सर, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक युग्मक में चला गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई एक युग्मक में चला गया। लेकिन रुको, तुम मुझे एक चीज बताओ, अगर कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई गया है तो क्या जरूरी है कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जाएगा? कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई तो जा सकता है, और स्मॉल आर के साथ जरूरी थोड़ी ना स्मॉल वाई जाए। स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी तो जा सकता है, ये भी तो हो सकता है। यानी चारों कंडीशन हो सकती है। तो युग्मक यहाँ पे चार प्रकार के बन सकते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई बन सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी, और स्मॉल आर स्मॉल वाई बन सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई भी बन सकता है। दोनों ही कंडीशन है। ठीक, तो युग्मक ऐसे ही बने भाई। देखो, अब यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल आर जो है वो एक का लक्षण है, मतलब किसका? गोल का, प्रभावी लक्षण। लेकिन क्या जरूरी थोड़ी ना है कि अगर एक लक्षण का प्रभावी चला गया है युग्मक में तो दूसरा लक्षण यानी कि बीज के रंग का भी लक्षण जाएगा प्रभावी वाला, ऐसा थोड़ी ना है। एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। अगर यहाँ पे युग्मक में कैपिटल आर यानी कि राउंड वाला गोल बीज का क्या हो गया है? लक्षण गया है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके साथ जो पीला बीज है उसी का लक्षण जाएगा। प्रभावी को नहीं खींचता है, प्रभावी वाले के साथ दूसरे
एक लक्षण का प्रभावी गया युग्मक के अंदर तो दूसरे लक्षण का प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से कोई भी जा सकता है, स्वतंत्र है भैया। और यही है तीसरा नियम बच्चों, ठीक है। तो इतने युग्मक प्राप्त हुए, कितने, एक तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई भी हो सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई भी हो सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो कुछ भी हो सकता है। अब बच्चों इन चारों का हम क्या कराते हैं, एक बार क्रॉस करा के देख लेते हैं F2PD बनाने के लिए। तो कराते हैं बेटा क्रॉस, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और ऐसे ही दूसरा लिख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और बनाते हैं इसका पुनेट स्क्वायर बड़ा सा। ठीक, तो आओ बच्चों इसका कराते हैं क्रॉस। क्रॉस कैसे करवाएंगे, इसका एक बार इन चारों से, इसका एक बार इन चारों से, इसका एक बार इन चारों से, और इसका एक बार इन चारों से करा के देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इनका है कैपिटल आई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आई स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर पहले लिखते हैं बच्चों, कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इतने आपको प्राप्त हुए। अब बच्चों इसमें देखो, इधर देखो, यहाँ लिख रहा हूँ, कहाँ लिख दूँ, यहाँ। अगर ये कंडीशन रहेगी कैपिटल आर मतलब गोल, और ये कंडीशन में भी पौधा क्या होगा, गोल ही होगा, ठीक है। और कैपिटल वाई में क्या होगा, पीला, लेकिन कैपिटल वाई स्मॉल वाई में भी क्या होगा, पीला ही होगा। ये कंडीशन आने पे क्या होगा, हरा, नहीं सॉरी, ये कंडीशन आने पर होगा झुर्रीदार, और ये कंडीशन आने पर पौधा हो जाएगा हरा। तो इनको ध्यान में रखते हुए देखते हैं कौन क्या है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये गोल पीला, कैपिटल आर गोल, कैपिटल वाई गोल, कैपिटल आर गोल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पीला। तो गोल पीला, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल मतलब गोल, और स्मॉल वाई मतलब हरा। तो इसका कैसा होगा, ये होगा गोल और हरा, ठीक। कैपिटल स्मॉल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई मतलब ये गोल और पीला होगा, ठीक है। ये कैसा होगा, ये होगा राउंड, और कलर कैसा होगा, हरा, ठीक है। इधर क्या होगा, गोल और पीला, यहाँ पे झुर्रीदार पीला, स्मॉल मतलब झुर्रीदार पीला, ठीक। ये कैसा होगा, गोल पीला, ये कैसा होगा, गोल हरा, ये कैसा होगा, झुर्रीदार पीला, और ये कैसा होगा, झुर्रीदार हरा। तो आइए बच्चों देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे क्या है, गोल पीला। तो 9 यहाँ पे है गोल पीला, कितने हैं, 1 2 3, 3 यहाँ पे है हरा गोल, 1 2 3, 3 यहाँ पे है झुर्रीदार पीला, और एक यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे है झुर्रीदार हरा। तो भैया ये इसका फिनोटाइप रेशियो है। F2 पीढ़ी का द्विसंकरण कराने पर आपको ये देखने मिलेगा 9:3:3:1, ये इसका फिनोटाइप आया, ये इसका फिनोटाइप अनुपात है।
और अगर जीनोटाइप अनुपात देखें तो वो ये है 1:2:1:4:2:1:2:1:1, ये इसका जीनोटाइप रेशियो आएगा। तो मेंडल ने यहाँ पे इस प्रयोग को किया और इस प्रयोग को करने के बाद अपना तीसरा नियम निकाला जो कि द्विसंकरण पर आधारित था, और तीसरे नियम को नाम दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सिंपल सा नियम है, इसको नाम दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये मेंडल का तीसरा नियम है और द्विसंकरण पर आधारित था। और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार सिंपल सी बात है, एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती, बस और कुछ नहीं। तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती, कि वंशागति को प्रभावित नहीं करती, और युग्मकों में लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। स्वतंत्र रूप से होती है। इसी को कहते हैं मेंडल का तीसरा नियम या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं साथियों। ठीक, तो ये मेंडल का तीसरा नियम था। इस प्रकार से मेंडल ने अपने प्रयोगों के द्वारा 3 नियम निकाले। अगर आपसे पूछता है कि मेंडल के प्रथम और द्वितीय नियम बताइए तो आपके सामने है, और प्रयोग आप ऐसे करके दिखाओगे, ये प्रयोग है। और अगर बात करें, आपसे पूछे कि मेंडल का तीसरा नियम बताओ, तो आप इस नियम के द्वारा, इस प्रयोग के द्वारा, ये दोनों के द्वारा आप बताएंगे मेंडल का तीसरा नियम। ठीक है साथियों, तो ये मेंडल का तीसरा नियम था और ये उसके बारे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है, प्रभाविता का नियम, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वो डायग्राम है। और उसके बाद मेंडल का पृथक्करण का नियम यहाँ पे लिखा हुआ है, और लास्ट है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो तीनों नियम यहाँ पे लिखे हुए, मैंने लिख भी दिए हैं, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ भी गया होगा। तो साथियों, ये था एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी परीक्षा में आता है। हमने बहुत आसानी से, बहुत जल्दी कैसे लिखना है, कैसे डायग्राम बनाना है, इसके साथ इसको देख लिया। तो आशा करता हूँ बच्चों कि अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। इससे घुमा फिरा के कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछेगा, तीनों नियम से, मेंडल के सफलताकरण से, मेंडल के मटर के पौधे चुनाव करने का कारण, मेंडल के बारे में अगर पूछेगा तो सारी जानकारी आपको इस अकेली वीडियो से मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखो आ गई होगी भैया, देखो आते मान कहते मान, देखो इसने क्या करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए, तो कोई बात नहीं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते साथियों एक ऐसी वीडियो में, और प्लीज़ कमेंट करके जो बताइए क्लास कैसे लगेगी, और शेयर कर जो करना दोस्तों के साथ। तब तक सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।